देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स या फिर मॉडर्न वर्ल्ड है जो आज हम बार बार बोलते रहते हैं। ग्लोबलाइजेशन, कोलोनियलिज्म, वर्ल्ड वार, इम्पीरियलिज्म, रिनेसा, ग्लोरियस रिवोल्यूशन, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से इमर्ज होते हैं, थोड़ा सा हम वो है ना उसको आज नज़र रखते हैं। देखिए क्या है कि मेडिवल जो यूरोप है बेसिकली वो डार्क एज से पास हो रहा था। डार्क एज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय जो है ना फ्यूडलिज्म था, हायरार्की थी, चर्च का डोमिनेंस था, इनइक्वालिटी थी, साइंटिफिक टेम्पर बिल्कुल नहीं था। इसीलिए मैं इसको डार्क एज बोल रहा हूँ। और ये जो 14th सेंचुरी तक था बेसिकली। लेकिन क्या है ना कि वहाँ से जो है ना रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है और वो रिवोल्यूशन डिफरेंट फॉर्म में है, मैं बताता हूँ आगे, है ना। और इसी को बोला जाता है डार्क एज का एंडिंग है, और है ना, और ट्रांजिशन टुवर्ड्स मॉडर्निटी। तो देखिए एक टर्म है जो हम लोग काफ़ी सुने होंगे, रिनेसा। रिनेसा का जनरली मतलब ये होता है रिवर्थ, मतलब मिडिवल एज में हम मर गए थे और मॉडर्न एज में फिर से हम स्टार्ट हो गए, इसी के नाम है रिनेसा। ये टर्म यहीं से लिया गया है बेसिकली, और ये 14th सेंचुरी से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए रिनेसा का मतलब क्या है, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल ग्रीक है, मतलब नई न्यू लर्निंग है। वहाँ पे ह्यूमनिज्म पे ध्यान दिया गया, मतलब कि ह्यूमन रिस्पेक्ट, ह्यूमन डिग्निटी, बेसिकली आर्ट, साइंस, लिटरेचर, डेवलपमेंट, नॉलेज, इन सब पे ध्यान दिया गया। इसी को बोला जाता है रिनेसा बेसिकली। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस भी डेवलप किया गया, आपको पता ही है। यहाँ से सेकुलरिज्म भी आ गया धीरे धीरे। तो देखिए क्या है ना कि इससे क्या है ना कि एक इससे नया मूवमेंट स्टार्ट हो गया जिसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन। 16th सेंचुरी में रिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि रिलीजियस वार बेसिकली। इसमें एक पर्सनालिटी का नाम लेता हूँ मैं, मार्टिन लूथर किंग, और इन्होंने जो है ना प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट चर्च करप्शन। हाँ, और जो बाद में कन्वर्ट हो गया है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया में। ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है ना एक फर्स्ट ट्रीटी मानी जाती है इंटरनेशनल लेवल में, जहाँ पे जो है बर्थ ऑफ सोवरेन स्टेट माना जाता है, जहाँ पे बात करते हैं नेशन स्टेट या फिर सोवरेनिटी की, यहीं से इसका जन्म होता है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया का। इसके बाद जो है ना धीरे धीरे जो है ना साइंटिफिक रिवोल्यूशन होते गए, थिंकर आते गए, है ना, जैसे गैलीलियो आ गए, केपलर आ गए, न्यूटन आ गए। इन्हें इसमें रीजन का, एक्सपेरिमेंटल का डेवलपमेंट होता गया। इससे क्या होना कि नया नया एनलाइटमेंट आ गया बेसिकली, रेशनल थिंकिंग डेवलप हो गई, है ना। और जिससे जो है ना इसको बोलते हैं एज ऑफ रीजन, 17th सेंचुरी। और यही जो है ना और यही वो दौर है जहाँ पे बड़े बड़े हम जो फिलोसफर पढ़ते हैं ना अपने PSIR में, लॉक है, हॉब्स है, रूसो है ना, मोंटेस्क्यू है, J.S. मिल है, ये सब यही जो है ना ये सब इसी टाइम के हैं बेसिकली। तो देखिए क्या है कि ये ऐसा दौर है जहाँ पे फ्यूडलिज्म जो है ना कन्वर्ट हो रहा था किसमें, डेमोक्रेसी और मोनार्की में बेसिकली। फिर 1688 में जो है ना एक रिवोल्यूशन हो जाता है जिसको बोलते हैं ग्लोरियस रिवोल्यूशन। वो इंग्लैंड में होता है ना, जिसमें पार्लियामेंट्री सुपरमेसी या फिर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिशमेंट की बात कही गई थी सबसे पहले बेसिकली। और यहीं से जो है ना रूल ऑफ लॉ जो है ना स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। यस फिर जो है ना ठीक है ना, धीरे धीरे स्टीम इंजन का डेवलपमेंट होता रहा साइंटिफिक इन्वेंशन से, व्हिच लेड टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस बेसिकली। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है ना पूरे वर्ल्ड का वाटर शेड मूवमेंट बोला जाता है, क्योंकि ये जो है यहाँ से नई नई आइडियोलॉजी का जन्म हो जाता है। कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है बेसिकली, अर्बनाइजेशन है, कमर्शलाइजेशन है, हर चीज़ का जन्म यहीं से स्टार्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि इसके पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है और निगेटिव भी इम्पैक्ट है। आप जानते हैं अच्छी तरह से इंडिया के रिस्पेक्ट में। फिर अब देखिए जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बढ़ेगा तो क्या होगा, कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, जिससे वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। तो फिर यहाँ से एक आइडियोलॉजी और जन्म लेती है जिसका नाम है सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स। और यहाँ से जो है ना कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की जो है ना डिबेट भी स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। फिर ये डिबेट चलता रहा, नई नई आइडियोलॉजी का जन्म होता रहा, जैसे लिबरलिज्म, जॉन लॉक वगैरह आते रहे, सोशलिज्म आते रहे। ये सब इंस्पायर कर दिया किसको, अमेरिकन रिवोल्यूशन को ओवरऑल। तो अमेरिकन रिवोल्यूशन ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट एंटी कॉलोनियल सक्सेसफुल रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ बेसिकली, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। फिर जो है वही इंस्पायर किया किसको, फिर से फ्रेंच रिवोल्यूशन को भी 1789 में, जहाँ पे सेकुलरिज्म जो हमारे प्रियम्बल में लिया गया है आज के टाइम पे, वो है ना वो फॉर्मली यहीं से लिया गया था। यस है, और यहाँ एंड ऑफ फ्यूडलिज्म यूरोप में यहीं से स्टार्ट हो जाता है, आपको पता है। फिर देखिए धीरे धीरे चीज़ चलता रहा, नेशनलिज्म बढ़ता रहा, है ना, नेशनलिज्म पूरे यूरोप में बढ़ गया भाई, फैल गया। इससे क्या हुआ ना, ये है ना जो है ना जर्मनी का यूनिफिकेशन भी हो गया। पहले जर्मनी बहुत बिखरा हुआ था, है ना, उसमें बिस्मार्क जैसे जो रूलर हैं उनका रोल है। फिर है ना इटालियन यूनिफिकेशन भी हो गया, उसमें गरिबाल्डी का रोल है। ध्यान रखना
ये इनका जो कंपेयर है ना वो इंडिया के सरदार वल्लभ भाई पटेल से किया जाता है, आपको लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इनका भी वही रोल है इटली और जर्मनी में जो रोल सरदार वल्लभ भाई पटेल का इंडिया में है। ये है। इसके बाद देखिए क्या है कि ये देखिए सब चलता रहा बेसिकली, नेशनलिज्म यूनिफिकेशन है ना। फिर इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा, अब इसलिए पड़ेगा भाई क्योंकि उस समय जो है ना इंडिया में भी एजुकेटेड मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा था। तो क्या है ना कि इससे इंडिया में आईएनसी का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर देखिए क्या है कि यूरोप में भाई बहुत अनस्टेबल था यूरोप, इसमें जानते क्यों? क्योंकि कोलोनाइजेशन को लेकर के होड़ लगी हुई थी कि सबसे ज़्यादा कॉलोनी कौन बनाएगा, जैसे ब्रिटेन, फ्रेंच, इनमें सब में यही लीड करता है किसको? फर्स्ट वर्ल्ड वार को बेसिकली। क्योंकि रियलिस्ट थिंकर क्या बोलते हैं कि देखिए इंटरनेशनल ऑल अबाउट पावर, इस अपने पावर को बढ़ा रहे थे, तो है ना। तो जब एक कंट्री बढ़ा रहा है तो दूसरे कंट्री उसको बैलेंस कर रहा है, इसी के चक्कर में वर्ल्ड वार 1 हुआ है। यही है रियलिस्ट कभी हो बेसिकली। हाँ, तो देखिए वर्ल्ड वार 1 हो गया, आपको पता है भाई। इसमें 2 मेजर साइड थे, एक तरफ था ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, दूसरी तरफ थी जर्मनी, इटली, ये सब है कंट्री थी। देखिए क्या है कि रसिया जो है ना बाद में क्या है ना कि वर्ल्ड वार 1 के कारण क्या है ना कि चूंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाता है तो फिर रसिया को बैक करना पड़ा। तो वहाँ पे जो मोनार्की था ना उसके खिलाफ लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, इसी का फायदा उठाया लेनिन ने और वहाँ इस्टेब्लिश कर दिया कम्युनिस्ट सिस्टम, और जो आज तक प्रिवेलेंट है और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा है। यही जो है ना इंडिया में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को जन्म देता है, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब जो है ना आ जाते हैं, है ना। ये चलता रहा। वर्ल्ड वार 1 देखिए ख़त्म हो गया, ठीक ना। इसमें ब्रिटेन की जीत होती है, राइट। लास्ट में अमेरिका भी एंट्री मारता है। तो देखिए जानते क्या है, लेकिन देखिए वर्ल्ड वार 1 के बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए ना जिससे क्या है कि वर्ल्ड वार 2 को होना तय था बेसिकली, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ है। फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी एंड सेकंड एज ए फार्स, ये राइटली कहा जाता है। यूपीएससी का ऐसे भी ध्यान रखना है। तो इसकी वजह से क्या है, इसके बाद क्या है ना कि ग्रेट डिप्रेशन हो गया एक्चुअली यूएसए में, जिससे स्टॉक मार्केट क्राइसिस हो गया है। इससे जो लोगों का ट्रस्ट है ना कैपिटलिज्म पे वो डिक्लाइन हो गया है। और कैपिटलिज्म का डिक्लाइन होने का मतलब ये है कि लिबरलिज्म का डिक्लाइन, और लिबरलिज्म का डिक्लाइन होने का मतलब ये है कि फासिज्म का राइज होना। यहीं से है ना लीडर जैसे मुसोलिनी, हिटलर जो है ना राइज होने लगे। और ये ऐसे विचारधारा के लोग थे जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 को लीड किया बेसिकली। और अब जो है ना हम जो है ना वर्ल्ड वार 2 है ना हम देख सकते हैं बराबर, है ना। तो देखिए ये भी जो है ना यहाँ भी जो है ना प्रॉपर से डिस्ट्रक्शन हुआ, पूरा यूरोप का डिस्ट्रक्शन हो गया बेसिकली, राइट। इसमें जरूर जो है ना ब्रिटेन लोग जीत गए, पर क्या है कि पूरा यूरोप डिस्ट्रॉय हो गया। इसमें सबसे बड़ा जो फायदा है वो हुआ यूएसए को, क्योंकि उसके धरती में वार तो हुआ नहीं, है ना। तो क्या है ना कि उसको फायदे हुआ, क्योंकि वो सबसे मेजर पावर है ना इमर्ज हुआ। और ध्यान रखना चूँकि इसमें रसिया भी न्यूट्रल सिचुएशन में था, रसिया भी न्यूट्रल था, इसलिए इसमें रसिया को भी फायदा हो गया। इसीलिए जो है ना इसमें 2 मेजर पावर में डिवाइड हो गया पूरा वर्ल्ड, जिसको बोलते हैं कोल्ड वार। कोल्ड वार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ना सीधे ओपन बैटल फील्ड नहीं लड़ा गया था। हाँ, फिर देखिए ये चलता रहा। इनमें न्यूक्लियर, अब भाई वो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है और वो कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा है, इनके बीच राइवलरी हो गई, न्यूक्लियर आर्म रेस। और जो है ना 1961 में 3rd वर्ल्ड वार को लीड कर रहा था, है ना। क्योंकि दोनों है न्यूक्लियर को क्या करते बढ़ा रहे थे। लेकिन क्या है ना कि एक जो है ना कोई रशियन डिफेंस पर्सनल था, उसने जो है ना अपने डिप्लोमेसी का यूज़ करते हुए क्या है ना क्या किया, डिप्लोमेटिक बातचीत करना स्टार्ट किया, जिससे दोनों लोग जो है ना अग्रीड हो गए बेसिकली। बाद में उसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है ना ये 3rd वर्ल्ड वार को रोका है बेसिकली। यस। फिर देखिए क्या है कि इंडिया से पूछा गया कि आप कौन साइड जाएंगे। इंडिया बोलता है ना भाई ना, मैं किसी साइड नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं ऑलरेडी अभी ब्रिटिश के अंदर में था, मेरा अपना एक सिस्टम चलेगा, नॉन अलायन मूवमेंट है ना। ये है। इसको देखिए क्या है कि 1989 में यूएसए जो है ना इकोनॉमिकली वीक हो जाता है, उससे उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और जो है ना इससे जो है ना पूरा वर्ल्ड जो है ना कुछ समय के लिए यूनिपोलर बन जाता है, यूएसए का पूरा डोमिनेंस चल जाता है। लेकिन क्या है ना 2-3 इवेंट हो जाते हैं बाद में, जैसे कहे तो 9/11 अटैक, यूएसए में डायरेक्ट अटैक हो जाता है बेसिकली। हाँ, तो यूएसए भी ना फिर ओपन चैलेंज करता है कि मैं घुस के मारूंगा, उसने मारा भी। ओसामा बिन लादेन को डायरेक्ट जो है ना अफगानिस्तान में घुस के मारा था। लेकिन 2008 में एक और घटना हो जाती है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इससे क्या है ना कि यूएसए को बहुत ज़्यादा जो है ना इकोनॉमिकली लॉस हुआ, लेकिन इसको फ़ायदा चाइना को हुआ, क्योंकि चाइना उसमें डेवलप कर रहा था। तो चाइना यहाँ से इमर्ज होना स्टार्ट हो जाता है, और ये वही चाइना है जो आज यूएसए को टक्कर दे रहा है। इसको न्यू कोल्ड वार भी कुछ लोग बोलते हैं बेसिकली। अब आज देख लीजिए 2011 में एक और इंसिडेंट हो जाता है, जहाँ पे यूएसए ट्राई करता है कि मैं जो है ना डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करूँ, कहाँ, मिडिल ईस्ट में। लेकिन क्या है ना कि फेल हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अरब स्प्रिंग। फिर कोविड-19 आ गया, आपको पता है भाई,
इससे डी ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा। और आज का जो वर्ल्ड है मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन भी है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी है, डी ग्लोबलाइजेशन भी है, टैरिफ भी है, सब चीज़ है, नेशनलिज्म भी है, सब चीज़ है ना। और बहुत जो है ना अनस्टेबल वर्ल्ड है बेसिकली आज के टाइम पे। यही है पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री।